सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और खबरें होती हैं देश विदेश से साथ जुड़ी हुई। करते हैं सबसे पहले उनका स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। पूनिया जी, स्वागत है प्रोग्राम में। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख अब खबरों का करते हैं। लगातार हम हर रोज बात करते हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग के बारे में। ट्रंप ने ईरान को जंग रोकने का प्रस्ताव जो था ईरान का, उसको ठुकरा दिया है। दोबारा से जंग एक तरीके से शुरू हो गई, एक दूसरे पर हमले लगातार हो रहे थे। अभी किस और जाती दिख रही है ये सारी बातचीत है? क्योंकि पहले तो हमने बात की थी शायद परसों कि ये इस्लामाबाद में एक बार दोबारा से मिल सकते हैं ऑफिशियल्स। देखिए, लगातार इस्लामाबाद जो डिप्लोमेसी है उसकी हर हफ्ते नई किस्म से बातचीत तो होती ही रहती है कि हालांकि मीडिएटर अभी भी इस्लामाबाद ही है। देखिए, जो नया प्रस्ताव भेजा गया था शांति के लिए, पीस के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने वो पढ़ा और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान के ऊपर खेल खेलने का आरोप लगाया था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने रविवार को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रतिबंध हटाने, बैन हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी। तो जो ये अमेरिका ने इसी हफ्ते में ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। इसमें यही था कि ईरान को एक तो 12 साल तक यूरेनियम स्टॉक करना, यूरेनियम के ऊपर रोक लगानी होगी, और दूसरा तकरीबन उनके पास मौजूद 450 किलो 60% अनरीच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। तो ये बात थी, लेकिन खैर ईरान जिन चीजों की मांग कर रहा था उस पर अमेरिका उनके साथ डील में आगे नहीं बढ़ना चाहता। इसमें जो अमेरिका की तरफ से जो बैन लगाए गए हैं उनमें ढील देना हो, ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियों को छोड़ने की बात हो, या ईरानी बंदरगाहों पर लगी जो अमेरिकी नेवी है उसकी नाकेबंदी हटानी हो, तो इनको लेकर अमेरिका अब तैयार नहीं है। देखिए, एक तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 15 साल चाह रहा है अमेरिका की जो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुलतवी करे, उसको 15 साल तक टाल दे। और इसके अलावा जो अनरीच्ड यूरेनियम है उसको लेकर अमेरिका बहुत ऐसे है कि अनरीच्ड यूरेनियम अमेरिका को वापस को सौंपा जाना चाहिए। खैर, यही है कि इसका जो अनरीच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल, आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें खासकर बिजली भी बनाई जा सकती है वो उसके लिए हो जाता है। और हालांकि मतलब 20% तक जो अनरीच्ड यूरेनियम होता है इसे हाई लेवल माना जाता है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि सारे से ही हथियार बनता है, उसकी भी प्रोसेसिंग की बहुत सारी चीजें हैं। और 60% तक अनरीच्ड यूरेनियम ऐसा माना जाता है कि जो बहुत ज्यादा शुद्ध होता है और इससे नियर वेपन ग्रेड कहा जाता है, यानी जब बम बनाने के काफी जो नजदीक होता है उसको माना जाता है। और वेपन ग्रेड से तो बिल्कुल एटम बम बनाया जा सकता है, तो वेपन ग्रेड। तो इस सारे अनरीच्ड यूरेनियम को कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है। 24 घंटे में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि वो तेहरान के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है उससे सहमत नहीं है, तो आपको तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। जो ब्रेंट क्रूड है वो लगातार उसमें आपको बढ़ोतरी दिखाई दी है। और लेबनान में इजरायली जो हमले हैं वो भी तेज हुए हैं। आप देखिए कि मेडिकल की जो स्टाफ है उसके ऊपर भी वो भी निशाने पे लिए गए हैं, और तकरीबन 40 लोगों की डेथ की खबरें आ रही हैं। और होर्मुज में भी तनाव आपको दिख ही रहा होगा। जो अमेरिकी नाकेबंदी है वो ये दावा कर रही है कि 65 जो जहाज है उन्होंने अपना रास्ता बदला है। और दूसरे देशों के जो जहाज हैं, दक्षिण कोरिया, कतर, इनके जहाजों के ऊपर हमले और रुकावटों की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ईरान कह रहा है कि होर्मुज में दखल दिया तो हम अमेरिका के ऊपर या फिर फ्रांस या ब्रिटेन, अमेरिका के ऊपर खासकर हम कड़ा जवाब देंगे। और ईरान ने जो अमेरिकी जो बैन है वो मानने वाले देशों को चेतावनी दी है कि हम होर्मुज में आपको दिक्कतें पैदा करेंगे। तो खैर, ईरान जो जंग है उसका आप असर तो देख ही रहे होंगे कि पूरे खाड़ी मुल्कों में है, यूएई, कुवैत, वहां पर भी ड्रोन अलर्ट जारी किए गए हैं। कतर के पास तो मालवाहक जो शिप हैं
उनके ऊपर भी हमला हुआ है। और यूएई ने तो 2 ईरानी जो ड्रोन है वो मार कर भी गिराए हैं और कहा है कि हमारे एरिया में जो सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सारे खाड़ी जो मुल्क हैं, खाड़ी के जो मुल्क हैं, उनमें इस जंग का असर दिख रहा है। लग रहा था कि कूलिंग पीरियड आएगा, मिनिमम रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। और काफी अपन कहें कि दोनों ही मुल्क दो चीजों को लेकर खासे क्या कहें कि कठोर दिख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो एटॉमिक प्रोग्राम है ईरान का। इन दोनों दो ऐसे पॉइंट हैं 14 में से जिनके ऊपर दोनों दोनों अपनी नाक को नहीं इधर उधर करना चाहते और बिल्कुल सीधा अपना उन्होंने रुख ले रखा है दोनों मुल्कों ने। जी, और इससे आगे बढ़े तो अभी इसी जंग के दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों की देशभक्ति जगाने की कोशिश की है। हाँ, देशभक्ति जगाने की कोशिश ही नहीं कही, बल्कि कुछ अपील की है। और अपील बड़ी अजीबोगरीब है। आपको मैं अगर बात बताऊं तो उन्होंने 7 ऐसी अपीलें की हैं जिनके बारे में मेनली बात हो ही जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो वेस्ट एशिया का जो संकट है, इस बीच में देशवासियों से सोना न खरीदने की अपील उन्होंने की। ये कहा कि विदेश यात्रा कम करिए, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, उसकी अपील की है। खाना पकाने के तेल की कम खपत और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका कम उपयोग, ये सब उन्होंने कहा है। और ये सब उनको याद आया है जब जो 5 सूबों में चुनाव होने थे, वो चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद उनको याद आया कि अच्छा, वेस्ट एशिया में युद्ध भी चल रहा है, इसलिए कोरोना जैसी, कह सकते हैं कोरोना में जिस हिसाब से उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, जैसी अपील की थी, वैसी सी अपील कर रहे हैं। इसके बहुत सारे असर देखने को मिले हैं। वो नरेंद्र मोदी जो एक सिकंदराबाद में एक कल संडे को एक जनसभा संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने अपील की है और उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानते हुए अपने देश के लिए कुछ संकल्प लेने का वक्त हमारे सामने है। उन्होंने मतलब काफी जो ये अपीलें हैं ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं, लोग तंज भी कस रहे हैं। इसका असर हमारे आप देखिए कि लगातार शेयर मार्केट के भी पड़ रहा है। भारत का जो अपन कहें कि विदेशी मुद्रा भंडारण है, वो भी रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल पे है। मैं कई बार आपको बताता रहता हूँ अपने बुलेटिन में भी कि जो फॉरेन फंड है, लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाल रहे हैं शेयर मार्केट। आज शेयर मार्केट लहूलुहान भी दिखी, 2.5% के आसपास टूटी है। मतलब इवन जैसे सोना ना खरीदने की अपील की, तो जैसे एक कल्याण ज्वेलर्स और ये तनिष्क वाले जो हैं, टाइटन वगैरह, इनके तो 10-10% शेयर 10-10% इनमें गिरावट देखने को मिली है। तो पिछले 2.5 साल से, जब से आप देखिए, कहानी अलग अलग है। इसको अगर आप थोड़ा डिटेल में आप समझेंगे तो 2014 के बाद एक ग्लोबल स्टोरी बनाई गई थी कि मुल्क में स्टेबल सरकार है और उसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत आए थे। और आपको दिखा था कि एक बुल रन जिसको बोलते हैं, बुल रन का मतलब ये होता है कि लगातार 4-5 साल जब मार्केट अपने लगातार उसमें ग्रोथ दिखे, तो वैसा वैसा था। लेकिन दिसंबर 2023 के बाद आप देखेंगे कि जो विदेशी निवेशक थे वो भारतीय मार्केट को छोड़ छोड़ के जाने लग गए और वो अपना पैसा उन्होंने निकालना शुरू कर दिया था। 4 जून जिस दिन रिजल्ट आए, 4 जून 2024, उस दिन भी बहुत लहूलुहान मार्केट दिखी और रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज की गई। पिछले 2-2.5 साल के अंदर आप देखेंगे, 2024 के बाद देखेंगे, 2 साल अगर अपन मान के चलें इस पूरे टाइम पीरियड में, तो आपको कोई ऐसी चीज ही नहीं दिखी जिसमें मतलब मार्केट ने अपने आप को कुछ फिक्स किया हो, कुछ स्टेबल करने की कोशिश की हो। बहुत बुरा हाल है। और कल जैसे उन्होंने स्पीच दिया तो आज उसका असर देखने को मिला और आज मार्केट बुरी तरीके से क्रैश कर रही है। और ये मंदी अब रियल एस्टेट में भी देखने को मिलेगी। भारत मंदी के कगार पे खड़ा है। क्या ये 2008 जैसी मंदी की आहट है? ये इस किस्म के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खैर, जो विपक्ष है वो तंज कस रहा है। राहुल गांधी ने तुरंत उसके ऊपर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, मेट्रो में चलो, घर में से काम करो। ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। 12 साल से देश को इस मुकाम पर ला खड़ा किया गया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं, कहाँ न जाएं। और मतलब आपके पास मैनेजमेंट नहीं बचा है। और हर बार जिम्मेदारी जनता के ऊपर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना है, अब कॉम्प्रोमाइज पीएम से के बस की बात नहीं है। तो खैर, जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ जाता है और उससे पहले कोई संकट नहीं था। डॉलर आसमान छू रहा है, डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो रिकॉर्ड निचले स्तर पर मौजूद है।
और इतनी $5 ट्रिलियन जो जुमलाई अर्थव्यवस्था थी, कि उसकी जो जुमला घड़ा जा रहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो अब पातालमुखी दिख रही है, मतलब पाताल में गर्त में जाती हुई दिख रही है। अहमदाबाद से गुवाहाटी तक, लखनऊ से गोरखपुर तक उन्होंने कहा कि इकोनॉमी का क्या हाल है, मजदूरों का क्या हाल है, वो सब लोगों को दिख रहा है। तो खैर मतलब हर जो विपक्षी पार्टी है वो इस समय हमलावर दिख रही है और लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर अपन कहें कि निशाने साध रही। अब इसमें देखो एक बात ये भी है, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में कैसे फर्क है नरेंद्र मोदी की। एक तरफ तो वो अपील कर रहे हैं कि भाई देशवासी अपने घरों से ना निकलें, पेट्रोल बचाएं, कुकिंग ऑयल बचाएं, जो फर्टिलाइजर की कमी आएगी तो फर्टिलाइजर बचाएं, ठीक है। और सामूहिक त्याग की बात करें संकट के समय में, ऐसे भारत में पहले भी किया है। जब आप चाइना के साथ युद्ध हुआ था तो आप याद करिए 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा था कि स्किप वन मील, दिन में खाने वाले भोजन का आप एक मील को स्किप करें। ऐसी त्याग की बातें पहले भी होती रही हैं भारत में, भारत गरीब देश रहा है। तो खैर, लेकिन अब इस पहले क्या था कि अगर त्याग की अपील की जाती तो उसको प्रधानमंत्री भी फॉलो करते थे। अगर बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी तो उन्होंने उस बात को फॉलो किया। लेकिन नरेंद्र मोदी एक तरफ तो कह रहे कि पेट्रोल बचाएं, दूसरी तरफ वो बड़ी बड़ी जो क्या कहें कि राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं। आप देखेंगे तो उन्होंने भव्य रोड शो इस बीच किया और लगातार एक तरफ मतलब आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, इतने बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं, आपके रोड शो में मतलब सैकड़ों गाड़ियां होती हैं, उतने बड़े काफिले होते हैं, तो वो सरेआम पेट्रोल फूक रहे हैं, ईंधन को फूक रहे हैं। तो फिर इसका इतना खर्चीला आपको रोड शो करने की क्या जरूरत है। तो और एक तरफ आप कह रहे हैं कि और कल हेमंत विश्व शर्मा का असम में शपथ ग्रहण समारोह, उस दिन भी कल भी ये खूब सारा खर्चा करेंगे। खुद तो ये खर्चों में कोई कटौती नहीं कर रहे, बड़े बड़े रोड शो करते घूम रहे हैं, महंगी महंगी एसयूवीज में पेट्रोल फूकते फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपने घरों में रह के ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें और पेट्रोल बचाएं और डीजल बचाएं। ये सब अपीलें कर रही हैं। खैर, अब लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि पांचों राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, संकट तो सभी को दिख ही रहा है। तो खैर, लोगों ने, खासकर किसानों ने डीजल स्टॉक करना शुरू कर दिया है। जून का जो महीना होता है, जून के फर्स्ट वीक से ही जीरी लगनी शुरू हो जाती है, धान की फसलें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो आज मैंने मेरे गांव में भी जब मैंने संपर्क किया तो जो मेरे चाचा ताऊओं के जो बच्चे थे वो हजार लीटर के ड्राम लेके ट्रैक्टरों में लेके और डीजल लेने पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई अगले महीने से तो बिजाई शुरू होनी है और खेतों में ट्रैक्टर का काम रहेगा, तो डीजल भी फूकेगा, और अब डीजल ये बढ़ाने वाला है। तो खैर, जो पैनिक है उनके स्टेटमेंट का, नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट का, वो साफ लोगों में दिख रहा है। जी। और इससे अगर आगे हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। टीएमसी ने आखिरकार तैयारी की और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है 31 सीटों के रिजल्ट को चैलेंज करते हुए। देखिए, बिल्कुल एसआईआर में जितने वोट कटे हैं उनसे कम जो मार्जिन है वो 31 सीटों पे रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उनके कोर्ट में सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि आप फ्रेश पिटीशन दाखिल करें। तो ये बात कही गई है, फ्रेश पिटीशन दाखिल करने की बात कही गई है। और मतलब इतने जो वोट हटाए गए हैं उससे तो साफ दिख ही रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हुआ है। ऐसी सीटें भी हैं, 128 सीटें ऐसी हैं जिनमें 30,000 से कम मार्जिन है, जबकि वहां पर 30,000 से ज्यादा वोटें काटी गई हैं। तो एसआईआर को लेकर तो जैसे तृणमूल कांग्रेस पहले जो आशंका जता रहा था तो वो तो सच्ची हुई है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सूर्यकांत हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बीजेपी की ही लैंग्वेज और उन्हीं के ही आदमी है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई न्याय सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा। खैर, वो अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनको किसी किस्म की का फायदा होगा। खैर, पश्चिम बंगाल काफी अभी भी हॉट बना हुआ है। वहां पर शुवेंदु अधिकारी का जो पीए जो मारा गया था, उस हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ममता बनर्जी को खूब ज्यादा बीजेपी अभी भी ट्रोल कर रही है। तो खैर, देखते हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। जी। और इसे आगे अगर बढ़ें तो एक इंस्टाग्राम रील जो राहुल गांधी की विजय के साथ डाली गई थी जब वो शपथ ग्रहण समारोह था उनका, उसको कांग्रेस बोल रही है कि सरकार ने ब्लॉक किया है।
सरकार बोल रही है कि इंटरनल सिस्टम के कारण ब्लॉक हुई है वो वीडियो। मैं और भी देख रहा था काफ़ी जगह पर कि उनके लाइक डिसलाइक वगैरह को बड़ा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा था कि जब उधर वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी अपना शपथ ग्रहण करते हैं, उनके साथ मोदी जी की तस्वीर 2 मिलियन लाइक पर है, और इधर विजय और राहुल गांधी की तस्वीर 8 मिलियन लाइक पर है। वो उस पे विवाद छिड़ा हुआ है। देखो 1 घंटे के अंदर ही 8 मिलियन जो व्यूज उस रील के हो गए थे, और उसके बाद कांग्रेस ने दावा किया कि इतने ज्यादा व्यूज हुए हमारे, और मतलब 1.25 करोड़ के आसपास 1 घंटे के अंदर व्यूज हो गए थे, और 8 मिलियन 80 लाख लोगों ने लाइक किया था। ये सारी कहानी थी। लेकिन आप देखें कि तुरंत ही उसको डिलीट कर दिया गया, और जब बाद में जो तस्वीरें वायरल हुई उसमें तो 4.5 करोड़ तक लोगों ने उसकी रीच हो गई थी। खैर मंत्रालय सफाई दे रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इंटरनल जो कमियां हैं इंस्टाग्राम की उसकी वजह से हुआ, इंटरनल सिस्टम की गलती है, और हमने इस पे ऐसा कुछ नहीं किया। तो सरकार तो हाथ खड़े कर रही है, लेकिन सही कहा आपने कि अब सोशल मीडिया पे दिख ही रहा है कि राहुल गांधी का जो कंटेंट है या फिर विपक्षी पार्टियों के जो कंटेंट है उसको उनको रोका ही जा रहा है। पहले पत्रकारों को रोका जा रहा था, अब खैर जो आंच है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियां, जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां, उन तक पहुंच रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो उधर 2025-26 में मनरेगा कार्य दिवस में गिरावट आई है। हाँ, मतलब 2025-26 में जो मनरेगा के लिए जो मजदूरों को जो दिहाड़ी दी जानी थी, उनमें उन दिनों में कमी आई है। वैसे तो 100 दिन के काम देने की बात आती है कि 100 दिन का काम परिवारों को दिया जाता है, जो ग्रामीण मजदूर होते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन उनमें लगातार गिरावट देखी गई, और जो परिवारों की जो संख्या है वो भी घटी। 37 लाख पहले परिवार जुड़े होते थे, अब की बार सिर्फ 22 लाख परिवार इसमें देखने को मिले 2025। तो 40% जो गरीब परिवार थे उनको, उनका भी मनरेगा से हटाया गया। पहला तो यही है। दूसरा, आप जो डेज थे, वर्किंग डेज थे, उनमें भी कमी देखने को मिली, और सबसे ज्यादा जो गिरावट देखने को मिली वो तमिलनाडु में, हरियाणा में, हिमाचल में, तेलंगाना में देखने को मिली। 40% से ऊपर इन राज्यों में मनरेगा नहीं दिया गया। खैर अभी तो नया कानून जी राम जी लागू हो चुका है, देखना होगा कि उसका कितना असर आता है। लेकिन आप देखें कि कोई परिवार ऐसा नहीं मिला जिसमें 100 दिनों तक जो पूरा काम करने की बात है वो दिखी हो कई राज्यों के अंदर। मतलब मनरेगा को एक हिसाब से ये चौपटी कर रहे हैं, तो उसका नए कानून का सहारा लगा लीजिए या पुराने कानून का लगा लीजिए, ये मनरेगा को तो मेरे हिसाब से चौपटी कर देंगे। जी। और इससे अगर आगे बढ़े हम तो उधर बंगाल से खबर है कि एसआईआर के स्पेशल रूल ऑब्जर्वर रहे व्यक्ति को, अधिकारी को सीएम बने शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। हाँ, थोड़ा हमें भी अटपटा लगा, और इस पे क्या ही कहा जाए कि एक ऐसा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जिसको आपने जिसका इस्तेमाल आपने चुनाव के दौरान किया, और चुनाव के दौरान मतलब उसको एसआईआर का स्पेशल रोल ऑब्जर्वर बना रखा था, यानी कि जो एसआईआर आप कर रहे थे, जो वहां पर चुनाव आयोग कर रहा था, उसमें वो एक अहम भूमिका में था। उसी को ही जैसे चुनाव खत्म हुए उसी को ही फिर आपने अपने मुख्यमंत्री जो नए बने हैं उसका सलाहकार नियुक्त कर दिया। तो इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है ही। मतलब जो चुनाव आयोग जो काम कर रहा था उसमें भी अहम भूमिका में वो अफसर था, और चुनाव होने के बाद जब सरकार बन गई तो आपने उसको रिवार्ड ही दे दिया क्योंकि उसने आपके हक में काम किया। तो खैर बड़ा पेचीदा मामला है, और अभी भी 27 लाख वोटर्स अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उनकी वोटों का अभी तक फैसला नहीं हुआ, और 91 लाख जो वोटर थे उनके नाम हटाए गए थे, तो 27 लाख तो अभी भी अटका रखे हैं इन्होंने। खैर ऐसे अफसरों को ये मतलब सम्मानित तो करते ही हैं कि भाई ठीक है, तुमने हमारे लिए काम किया, अब हम तुम्हें एक बढ़िया पद देते हैं। तो खैर, और ये जो अफसर हैं ये रिटायर्ड हो चुके हैं, आपको मैं बताऊं, सुब्रता गुप्ता नाम के अफसर हैं आईएएस। तो अब उनको दोबारा से सीएम का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि जो चुनाव आयोग के जब वो ऑब्जर्वर थे तो उन्होंने पूरी मदद की बीजेपी की। जी, जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो बात करें नीति आयोग की। सामने आई है एक रिपोर्ट की जो बता रही है कि
10 में से 4 बच्चे उच्च मध्यम शिक्षा पूरी भी नहीं कर पाते और बीच में स्कूल छोड़ रहे हैं। हाँ, ये जो रिपोर्ट है ये मुझे भी काफ़ी अटपटी लगी और एकदम से चुभी भी। लेकिन ये सच है, स्कूली शिक्षा को लेकर ये बात आई है कि जो हायर जो सीनियर सेकेंडरी होती है उसके लिए बच्चे नहीं जाते हैं। 10 में से जो 4 बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। इसमें देखिए अलग-अलग किस्म के इसमें चीज़ें हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा भयानक है इसमें बात है, वो यही है कि ये जो बच्चे हैं ये सारे गरीबों के बच्चे हैं और स्कूलों में जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहाँ बिजली, पानी, शौचालय तक की भी ठीक व्यवस्था नहीं है। तो इस रिपोर्ट में सारी चीज़ें हैं और इसमें शार्प पिरामिड एक बात रखी गई है कि एकदम से इतने जो बच्चे हैं 10 में से 4 का मतलब ये है कि 100 में से 40 बच्चे एकदम से स्कूल छोड़ देते हैं। वो अपनी 12वीं तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं करते। तो खैर काफ़ी बड़ा ड्रॉप रेट है। बिहार, मेघालय, नागालैंड, असम इन सूबों की ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉप रेट देखे जा रहे हैं। केरल वगैरह, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे फिर मुकाबलतन ठीक है। यहाँ पे इतना ड्रॉप रेट नहीं है। तो जो अभी भी जो भारत है वो अपने बच्चों को 12वीं क्लास यानी कि सीनियर सेकेंडरी तक पूरी नहीं करवा पा रहा और 40 बच्चे मतलब 40% जो बच्चे हैं वो 12वीं पूरी नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी इसको मतलब शर्मनाक ही मानेंगे कि हम 21वीं सदी में बात करें लेकिन हमारे साथ हम अभी भी शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। जी। और उधर खबर आज की जो ताज़ा है कि पंजाब सीएम भगवंत मान के चचेरे भाई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहले आप में वो कैंपेन इंचार्ज तक रह चुके हैं। अभी क्या उनके घर के बाहर भी जाकर लिखेंगे गद्दार? हाँ, भगवंत मान के जो सचेरे भाई हैं ज्ञान सिंह मान सोमवार को आज उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन की है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ ने पार्टी ज्वाइन की है। वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कैंपेन इंचार्ज रहे हैं। सतोज गांव के रहने वाले ज्ञान सिंह मान 2012 से ही वो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी मतलब उनको चाहे भगवंत मान का जो चुनावी कार्यालय था उसमें भी उनको इंचार्ज बना रखा था और मालवा में काफ़ी उनको ऐसे सक्रिय रखा जाता था लेकिन अब वो मतलब भाग गए हैं। तो खैर बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे थे कि भाई ईडी से ये सार सबको काबू कर रहे हैं। तो पता नहीं कौन सी ईडी की जांच शुरू हुई कि उनके चचेरे भाई पतली गली से निकल रहे। ये ना हो कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री साहब खुद पतली गली से निकल जाएं। तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। हालांकि जो पंजाब बीजेपी के प्रधान है सुनील जाखड़ उन्होंने कह दिया कि ईडी की रेड नहीं रुकेंगी, सबका हिसाब किताब होगा। तो खैर तो मतलब अब यही है कि भगवंत मान के बराबर वाला घर है वहां पर बीजेपी का झंडा लहरेगा और खुद जो ईडी के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पंजाब जो है पंजाब सरकार भी अपनी जो पुलिस है और एजेंसी है उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। तो और जाखड़ तो काफी कॉन्फिडेंट दिखे आज जो ज्वाइनिंग हो रही थी। उन्होंने ये तक कहा कि पंजाब में बंगाल जैसा हाल होगा और आम आदमी पार्टी का और बंगाल की तरह ही पंजाब में बीजेपी सरकार बनाएगी। तो उन्होंने ये बात कही है और काफी मतलब इसको लेकर चर्चा है। आपने सही कहा कि अब ज्ञान सिंह मान के घर के ऊपर भी गद्दार लिखा जाएगा या नहीं ये भी देखना होगा। पर समझ नहीं आता कि क्या ये मतलब सरीखेबाजी कहें या क्या कहें कुछ समझ नहीं आ रहा। पर काफी इसको लेकर आज चर्चाएं पूरे दिन बनी रही। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अब एक और भी हैरान करने वाली खबर है पंजाब की ही। पंजाब पुलिस के एक एएसआई ने ₹500 में चिट्टा खरीदा। वीडियो सामने आई है। हाँ, इस खबर को पढ़ के हमें भी काफी हैरानी हुई और देख के कि कैसे जो पंजाब है पंजाब में एक तरफ तो ये तस्वीर पेश करते हैं कि यहाँ पर हमने नशे के खिलाफ महायुद्ध छेड़ा और हमने नशा खत्म कर दिया। दूसरी तरफ आप देखें कि जो पंजाब पुलिस का एएसआई है वो खुद चिट्टा खरीदते हुए दिखाई दिया ₹500 का और वो अबोर का ये मामला है। जो अबोर के एमएलए हैं संदीप जाखड़ उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और काफी हंगामा होने के बाद फिर एसपी जो अबोर के एसपी थे उन्होंने इस एएसआई को सस्पेंड कर दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और तकरीबन जो ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है वैसे तो 4-5 दिन पुरानी है पर आज ये एक बड़ा मतलब मुद्दा बना रहा।
और इसके बाद पंजाब पुलिस को मतलब खुद एक्शन लेके और उसको सस्पेंड करना पड़ा है और पूछताछ के लिए लाइन हाजिर किया गया। देखते हैं इस केस में क्या होता है। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है कि पंजाब पुलिस के जो जवान है खुद वो चिट्टे के व्यापार में शामिल कह लीजिए, खुद चिट्टे का नशा कर रहे हैं ये कह लीजिए। लेकिन काफी इसको लेकर किरकिरी भगवंत मान सरकार की आज हुई है और पंजाब पुलिस की हुई है। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।